हाँ स्टूडेंट्स, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आप देखिए कि कोई भी वायर हमारे पास है, कोई भी रॉड हमारे पास है, तो कोई भी वायर या कोई भी रॉड हमारे पास जो भी होगी वो अपने अंदर से चार्ज के या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी रखती है। जो टेंडेंसी होती है यही उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। जो रॉड या जो वायर इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज के फ्लो को जितना ज़्यादा अपोज करता है उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे पास अगर कोई कंडक्टर या कोई वायर है, अगर हम लोग उसके एक एंड को गर्म करते हैं तो हीट जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उसमें तो बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ चली जाया करती है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें नहीं जा पाती, देर में जा पाया करती है। तो ऐसे ही हीट के फ्लो को अपोज करता है जो कंडक्टर जितना ज़्यादा, उससे उस टेंडेंसी को उसका थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। तो किसी भी वायर या किसी भी रॉड में जो एक टेंडेंसी है चार्ज की या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की, उसे उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका मेजरमेंट करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसकी लेंथ है L। अब मैंने इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई। ये बैटरी लगाई 20 वोल्ट की। जब 20 वोल्ट बैटरी लगाऊंगा तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। और इसमें ये होंगे फिक्स्ड पॉजिटिव आयन और इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो आयन्स हैं फिक्स्ड हैं, वो उनकी लोकेशन फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जितने भी नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एवरेज स्पीड Vd से चलना शुरू कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ से जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसको पूरा कर देगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी यहाँ पर I। अगर V वोल्ट पर किसी भी वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर वो I पास होती है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा R, ये होगा V/I। आप देखिए कि जो इसकी ऐसे होनी चाहिए वो होनी चाहिए वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम ओम भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1 ओम को आप डिफाइन करिए तो हम कर सकते हैं। आप देखिए कि इफ V = 1 वोल्ट, I = 1 एम्पियर, देन R = 1 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसकी वजह से उस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे तो उस वायर का जो इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा ये 1 ओम होगा। हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। आप देखिए अगर आपसे डायमेंशन कहा जाएगा तो आप लेंगे फ्रॉम R = V/I। V होता है W/Q/I। W होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q होता है IT, तो I एक है तो I² इनटू T। तो डायमेंशंस ऑफ R जो होंगी, F की डायमेंशन होती है M LT-2, S डिस्प्लेसमेंट की होती है L अपॉन I इसका मतलब A² और T की होगी T। तो डायमेंशन हो जाएगी, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला का हो जाएगा M एक L ये L² T-2 है, ऊपर जाके T-3 और ऊपर जाके A-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से प्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी वायर का या किसी भी रॉड का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी।
जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को या चार्ज को इजीली फ्लो होने देगा, ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, तो उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल G इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ R। ये होगा, आप देखेंगे कि इसका यूनिट जो होता है ये होता है ओम, तो G का यूनिट जो होगा ये होगा ओम इनवर्स, या इसको उल्टा लिख लीजिए MHO या साइन, ये इसके SI यूनिट होंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी वायर के मटेरियल की, ये डिपेंड करती है मटेरियल पर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वायर है, कॉपर वायर है या स्टील वायर है, किसी भी मेटल का ये एक वायर हमारे पास है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और लेंथ है L। अब ये वायर हमारे पास है, अगर इस वायर के एंड्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे किसी भी बैटरी से जिसका वोल्टेज है V, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इसमें आप देखिए जो करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होगी I, इस तरीके से ये करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। अब जब करंट फ्लो होगी ऐसे, तो आप करंट फ्री फ्लो होगी, बिकॉज ये करंट जो होगा ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर एक जब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव था, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई इस डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये चलने लगे VD, ड्रिफ्ट स्पीड VD से, और इतना ही फिक्स पॉजिटिव आयंस थे। ये हुआ यहाँ पर। तो अगर हम देखें कि इस वायर में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर एस्टैब्लिश हो गई है, तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, ये होगी V/L पहली बार। और अगर आप करंट डेंसिटी कितनी है, तो करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं यहाँ से, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू हो जाएगी I/A, ये हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की, जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की, किसी भी वायर के मटेरियल की। इसलिए जो डेफिनेशन है वो ये है, किसी भी वायर या किसी भी रॉड के मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टिविटी होगी, वो जब आप किसी भी वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उसे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी रेशियो होगा, वो उस वायर के मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू E/J। ये होगा इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब आप देखिए कि आप इक्वेशन नंबर 3 में 1 और 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पुटिंग वैल्यूज ऑफ E and J in equation 3 from equations 1 and 2 we get, तो आएगा रो इज इक्वल टू, जहाँ लिखा है E वो होगा V/L, जहाँ लिखा है J वो होगा I/A, V/L
और ये A अपॉन आई ये हो जाएगा। फिर V और I को मिला लो तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई A अपॉन L। लेकिन जो V अपॉन आई होता है ये होता है रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। या तो ये फॉर्मूला आप मानिए, और एक बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल फार्मूला आप ऐसे R निकाल सकते हो कि R इज इक्वल टू होगा रो इंटू L अपॉन ए। देखिए ये मैं आपको बता दूं कि हमने भले यहाँ पर कहा कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई, लेकिन किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि हो सकता है कि हम लोग वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट भी बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम कर दें करंट भी कम हो जाएगी, तो आर नहीं रहेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि डिपेंड क्यों नहीं करता होगा वी और आई का? इसलिए डिपेंड नहीं करता है कि अगर मान लो कि मैं वोल्टेज लगाऊं ही नहीं, इसके अक्रॉस मैं कोई वोल्टेज नहीं लगाऊं, ऐसी वायर रखूं, तो क्या उसका रेजिस्टेंस कोई जीरो थोड़ा ना हो जाएगा? उसका रेजिस्टेंस तो अब भी उसके अंदर होगा। जो V अपॉन आई है ये रेजिस्टेंस के मेजरमेंट का एक मेथड है। एक्चुअल में किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने करंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। वो डिपेंड करता है, फॉर्मूला देखिए R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन ए, जो अभी मैंने राइट किया फॉर्मूला इक्वेशन B। ये डिपेंड जो करता है, ये डिपेंड करता है कि उस वायर की लेंथ कितनी है, उसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो भी मटेरियल लिया हुआ है मैंने उसके मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है। अगर सेम मेटल का और सेम एरिया का अगर मैं 1 मीटर लेंथ का वायर लूँ, तो अगर मैं उसकी लेंथ डबल कर दूंगा 2 मीटर कर दूंगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। अगर ट्रिपल कर दूंगा लेंथ तो ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, वो डिपेंड करता है वो जो कितना थिक है वायर, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस तो कम होगा। और आप देखिए डिपेंड करता है रो पर कि जो आपने मेटल लिया हुआ है उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कैसा है, वो अच्छा कंडक्टर है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सिल्वर का आपने वायर लिया तो उसके लिए जो रो होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि अच्छा कंडक्टर होता है। अगर आपने कॉपर लिया तो उससे कुछ कम अच्छा कंडक्टर होता है। आपने गोल्ड लिया तो और कम, आपने एल्युमिनियम लिया तो वो और कम। तो इस वजह से ये डिपेंड करता है कि जो रो की वैल्यू है सिल्वर के लिए वो सबसे कम, तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। अगर आप सिल्वर के बाद अगर आप कॉपर का वायर लेंगे उसी शेप का और साइज का तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा बिकॉज उसके लिए रो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने उसके बाद एल्युमिनियम का वायर ले लिया उसी शेप और उसी साइज का, उसी लेंथ का, उसी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फिर उसका जो रो होगा वो पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कौन सा मेटल आपने लिया है। तो R जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है वायर की लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और वो किस मेटल का बना हुआ है उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए हम लोग चाहें तो यहाँ से इक्वेशन A से हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि फ्रॉम A इफ A is equal to 1 meter square, L is equal to 1 meter, then rho is equal to R। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी मेटल का यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का एक वायर लूं जिसकी लेंथ भी यूनिट हो, तो उसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा, आप उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे V/I से, जितना भी उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसके मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। आप ये ध्यान रखिए कि जो रो होता है, जो मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। ये केवल दो बात पर डिपेंड करती है, किस किस पर? एक तो मटेरियल डिपेंड करती है और दूसरी करती है टेम्परेचर पर। अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया और मटेरियल भी चेंज नहीं किया
तो उसका जो रो होगा, जो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आप ये देखिए, जो डेफिनेशन मैंने कहा कि अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिट लेंथ का कोई वायर लिया तो जितना रेजिस्टेंस उतना इसका रेजिस्टेंस होगा। आपसे अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई वायरमेंट को मिडल लेंथ करिए, तो क्या रो चेंज हो जाएगा? तो आपको लग रहा होगा हाँ चेंज हो जाएगा, लेकिन ना अगर आपने लेंथ डबल कर दी तो ये आर डबल हो जाएगा, बताया था ना आप लोगों को। तो जो रो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है। आप देखिए कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि मेरे पास एक वायर था, उसको मैंने उसी वायर को खींचकर मैंने उसकी लेंथ को n टाइम्स कर दिया, तो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर और उसके रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, वो कितने टाइम्स हो जाएगा। तो बता दूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है कि उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो मेटल था वो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए जो रो है वो तो चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं। आप देखिए कि इफेक्ट ऑन specific resistance and resistance of a wire when stretched n times। अगर आपने एक वायर को n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया है, जैसे आप देखिए दो केस में डिस्कस कर रहा हूं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। मेरे पास ये एक वायर था, इसका एरिया था a और लेंथ थी l और रेजिस्टिविटी थी रो। फिर आपने इसको खींच दिया, खींच के या पिघला कर आपने मेल्ट करके एक दूसरा वायर बना दिया। इस तरह से बना दिया कि इसकी जो लेंथ है वो l डैश होगी, जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो a डैश हो गया और रेजिस्टिविटी हो गई रो डैश। मान लीजिए कि इसका जो रेजिस्टेंस है यह है r और इसका जो रेजिस्टेंस है ये है r डैश। आपसे कहा जो लेंथ थी ये n टाइम्स हो गई, आपने n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया है। तो आप लोगों को दो बातों के आंसर देने हैं कि क्या फर्क पड़ेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर। इफेक्ट ऑन फर्स्ट पार्ट मानिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और सेकंड पार्ट मानिए रेजिस्टेंस, इन पर क्या असर पड़ेगा। तो आप देखिए पहली बात यह है कि क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल पर डिपेंड करती है, मेटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसलिए वो सेम रहेगी। नो चेंज इन रो, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, दैट इज जो रो डैश था वो रो के इक्वल ही रहेगा। दूसरी बात रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, आप लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। आप लिखेंगे इन केस फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या रहेगा, R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, ये होगा रेजिस्टेंस। फिर सेकंड केस में, इन केस सेकंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू रो डैश L डैश अपॉन A डैश, ये हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आपने इसी वायर खींच कर पिघला कर दूसरा वायर बना दिया, बैठ कर दूसरा वायर बना दिया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बोथ द वायर्स will remain same। That is V और V डैश इसी में है। इससे कितना मालूम होगा, एरिया इंटू लेंथ इन A इंटू L, यहाँ पर जो होगा A डैश इंटू L डैश, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से कि जो A अपॉन A डैश होगा वो होगा L डैश अपॉन L और L डैश अपॉन L। L डैश की वैल्यू कितनी है, N है, तो हो जाएगी N इंटू L और अपॉन L, इससे कैंसिल। तो आप देखेंगे कि A अपॉन A डैश इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इज इक्वल टू N, ये आएगी इक्वेशन B मान लीजिए और ये मान लीजिए इक्वेशन A। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा।
कि जिस रेशो में लेंथ बढ़ जाएगी उसी रेशो में एरिया भी तो कम हो जाएगा, तभी तो वो वायर आपने खींचा तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ऐसा होगा। अब अगर आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, नया रेजिस्टेंस निकल आएगा आप लोगों का। आप लिखेंगे डिवाइडिंग 2 बाई इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, वी गेट तो r डैश अपॉन r डैश की वैल्यू है रो डैश l डैश अपॉन a डैश डिवाइड बाई रो l अपॉन a। तो r डैश अपॉन r इज इक्वल टू रो डैश अपॉन रो l डैश अपॉन l, और यहाँ उल्टा जाएगा a अपॉन a डैश, ये निकल के आएगा। लेकिन आप देखिए कि इक्वेशन ए से तो पता लग रहा है कि रो डैश और रो तो इक्वल, बट फ्रॉम ए रो डैश इज इक्वल टू रो, तो r डैश अपॉन r इज इक्वल टू रो अपॉन रो l डैश अपॉन l a अपॉन a डैश, इससे ये कैंसिल। अब आप लोग इक्वेशन बी का यूज करेंगे। आप देखिए l डैश अपॉन l कितना है n, और a अपॉन a डैश कितना है, ये भी n। यूजिंग इक्वेशन बी तो r डैश अपॉन r इज इक्वल टू l डैश अपॉन l n हो जाएगा, और यहाँ पर भी n हो जाता है n स्क्वायर, तो r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू r, यह इक्वेशन नंबर सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है ये n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर आपने वायर की डबल लेंथ कर दिया तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस लगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर आपने 3 टाइम्स कर दिया खींच के तो 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स लगा रेजिस्टेंस, लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपसे कहा गया कि कितना, अगर मान लीजिए कि आपसे कहोगे कि अगर आपने इसको पिघलाकर आधी लेंथ कर दिया तो n की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर यानी कि रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। अगर आपने पिघलाकर 1/3 लेंथ कर दिया उसको तो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा गया कि भाई आपने जब ऐसा किया तो कितना परसेंटेज चेंज हो गया रेजिस्टेंस में, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। आप देखिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये होगा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये होता है परसेंटेज चेंज। आप देखिए जो डेल्टा आर होगा वो होगा आर डैश रेजिस्टेंस हो गया, शुरू में था आर डिवाइड बाई आर इंटू 100%। आप देखिए जो आर डैश है उसकी वैल्यू है एन स्क्वायर इंटू आर, तो एन स्क्वायर इंटू आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100%, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर अपॉन आर इंटू 100%, इससे कैंसिल तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। अगर ये आप करेंगे कैलकुलेशन तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मानिए एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि एक रेजिस्टेंस, एक वायर है, एक वायर को खींचकर आपने उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, तो क्या परसेंटेज चेंज होगा उसके रेजिस्टेंस में। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए मेथड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। आपसे क्या कहा गया, आप ये मानेंगे शुरू में जो उसका लेंथ है वो L है, एरिया A है, जो आपने खींच दिया तो उसकी लेंथ L डैश हो गई और जो एरिया वो A डैश हो गया। बिल्कुल ऐसे सॉल्व करिएगा, यहाँ तक ले आइएगा। अब आपसे क्या कहा गया कि जो लेंथ थी वो थी शुरू में L, जो नई लेंथ थी वो हो जाएगी L प्लस 10% ऑफ L, यानी L प्लस 10 अपॉन 100 इंटू L, तो L प्लस 0.1 इंटू L, इसका तो 1.1 L, तो इसका मतलब कि L डैश अपॉन L इज इक्वल टू 1.1। L डैश अपॉन L क्या होता है N, ये हो गया 1.1। तो जो लेंथ बढ़ी बढ़कर, क्योंकि आपने लेंथ जब आपने वायर खींच दिया
तो उसकी लेंथ हुई 10%, तो वो पहले मुकाबले 110% हो गई या 1.1 टाइम्स हो गई, और एरिया उसी रेशो में कम हो गया। ठीक है ना। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा कितना आ जाएगा इसी वाले से, फ्रॉम सी अगर आप निकालेंगे तो फ्रॉम सी जो आर होगा ये होगा एन स्क्वायर इंटू आर, तो आर डैश जो होगा ये होगा 1.1 स्क्वायर इंटू आर, तो आर डैश इक्वल टू होगा 1.21 इंटू आर। ये जो रेजिस्टेंस था वो पहले के मुकाबले 1.21 टाइम्स हो जाएगा। हालांकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपसे कहा गया कि कितना परसेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तो बढ़ गया ना, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस तो हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। डेल्टा आर होगा आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100%। आर डैश ये 1.21 आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100%। 1.2 से बन गया तो इसका मतलब 0.21 आर अपॉन आर इंटू 100%, इससे कैंसिल, तो 0.21 इंटू 100%, तो 21%, इतना 21% रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आपने वायर को खींचकर उसकी लेंथ को 10% बढ़ाया है तो जो इसका ओमिक रेजिस्टेंस है ये 21% बढ़ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको सॉल्व करिएगा। और बाकी जो भी टॉपिक्स बचे हैं इसके वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतने रखते हैं। थैंक यू।